हेलो एवरीवन, आज डेट है 29 जनवरी। आज हम देखेंगे 22 से लेकर के 29 तक जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं, उन सबको हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वीडियो में देखते हैं कोटेशन जो हमें पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाता है। तो आज का कोटेशन है, अगर तुम हार नहीं मानते तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता है। यानी कि जिस दिन आप खुद से सेल्फ डाउट अपने अंदर लाते हो, उसी दिन से आप समझ लो कि आप हारना स्टार्ट कर दिए। इसलिए आपको हमेशा अपना सोच, अपना जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव रखना है। ओके, जब भी आपको लगे कि आपने कोई काम शुरू किया, अब आपका मन नहीं लग रहा है, आप हिम्मत हार रहे हो, तो बस ये सोचो कि वाई, क्यों शुरू किया था मैंने उसको। जब आपको आपका वाई मिल जाएगा तो फिर अपने आप आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। ओके, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप डेली अपना एक टारगेट सेट करो कि मुझे डेली क्या करना है। ज़्यादा लंबा गोल बनाओगे तो आपसे शायद वो अचीव ना हो पाए, इसलिए डेली बनाओ, छोटा छोटा टारगेट बनाओ और उसको अचीव करते जाओ। ओके, तो इससे आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा कि आप धीरे धीरे एक टाइम के बाद आप हैबिचुअल होते जाओगे और फिर आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जाओगे। ओके, इन सब प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सेल्फ बिलीव रखना। ओके, तो आप खुद पे विश्वास रखिए, धीरे धीरे चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। चलिए देखते हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है। तो सबसे पहला आज का प्रश्न है, महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। यानी कि अभी जो 2025 में हुआ है महिला हॉकी इंडिया लीग, ये पहली बार हुआ है, पहला इसका संस्करण है। तो बताइए कि इसकी विजेता कौन सी टीम बनी है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है। तो दोस्तों, इसकी विजेता बनी है सबसे पहली बार उड़ीसा वॉरियर्स। ओके, बी। देखिए इसके बारे में डिटेल में, उड़ीसा वॉरियर्स ने महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीता है। जैसे पुरुषों में क्रिकेट में आईपीएल हो रहा है, अभी शुरू हुआ है डब्ल्यूपीएल, वैसे ही अभी शुरू हुआ है ये पहला संस्करण किसमें, हॉकी में। ओके, तो किसने जीता है, उड़ीसा वॉरियर्स ने। इस टीम ने फाइनल में किसको हराया है, सुरमा हॉकी क्लब को हरा करके खिताब जीता है। और ये मुकाबला हुआ कहाँ पे है, रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में। और अगर बात करें पुरुषों में, तो पुरुषों की जो फाइनल होने वाला है वो होने वाला है 1 फरवरी को, कहाँ पे, राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में। यानी कि महिलाओं का फाइनल हो चुका है, अभी पुरुषों का बाकी है जो कि 1 फरवरी को होने वाला है। जैसे ये हो जाएगा इसके बारे में हम आपको अपडेट दे देंगे। ओके, यहाँ पे बात हो रहा है हॉकी के बारे में, तो देख लीजिए कि हॉकी के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। इसका हेडक्वार्टर है स्कॉटलैंड में। वैसे अगर भारत में कोई संस्था है तो उसका नाम है भारतीय हॉकी संघ, जिसकी स्थापना हुई थी 1925 में और इसका हेडक्वार्टर है भारत के नई दिल्ली में। और इसी के साथ साथ एक भारत में हॉकी इंडिया नाम की एक संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी 20 मई 2009 को, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। अगर बात हो रही है हॉकी की, तो मेजर ध्यानचंद जी का बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे भारत के क्या है, ये हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। और जो इनका जन्मदिन है, कौन सा डेट है, 29 अगस्त। 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था यूपी के प्रयागराज में। यही वजह है कि 29 अगस्त को हमारे देश में क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। और ये कब से शुरू हुआ है, 2012 से। अभी आपने देखा यहाँ पे हॉकी इंडिया की बात हमने की, तो इसके बारे में भी देख लीजिए डिटेल में। ये जो हॉकी इंडिया है, यह भारत और महिला की जो टीम है भारत में हॉकी को लेकर के, उसकी एक मान्यता प्राप्त शासी निकाय है, जिसके स्थापना में देखा है कि 2009 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं दिलीप तिर्की जी। और 1928 में हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल बनाया गया था। आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ये कब डिसाइड हुआ था, तो 1928 में। 1928 से लेकर के 1956 के बीच में भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 6 बार क्या जीता था, ओलंपिक में गोल्ड मेडल। ओके, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की हमने अभी ऊपर देखा है, 1924 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्कॉटलैंड में। तो ये सब डिटेल में हमने देख लिया हॉकी के बारे में। कुछ भी आएगा आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, ओके, यूडबलसी, लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। यानी कि यूडबलसी ये जो लागू हुआ है किस राज्य में पहली बार हुआ है। ओके, तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये पहली बार लागू हुआ है ए, उत्तराखंड में। कहाँ पे, चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में कि ये है क्या। संविधान लागू होने के बाद
उत्तराखंड जो है देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यानी कि ये पहला राज्य कब बना है? आज़ादी के बाद लागू करने वाला। समान नागरिक संहिता जो है राज्य के लोगों में उनकी जाति या धर्म के बावजूद कानूनी समानता को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। ओके, यानी कि ये फायदा है इसका। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता जो है वो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित मामलों को सरल और एक समान कानून बनाती है। यानी कि इन सब मुद्दों पे आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, आप पे एक समान नियम लागू होगा। ओके, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी ने समान नागरिक संहिता एक पोर्टल भी शुरू किया है। ओके, अगर बात करें भारत में सबसे पहला राज्य कौन सा है जिसने इसको लागू किया था, तो वो है गोवा। लेकिन ये अंग्रेजों के समय में लागू किया गया था 1869 में। ओके, इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद कौन सा लागू किया है सबसे पहली बार, तो वो बना है उत्तराखंड। ओके, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि यहाँ पे सबसे पहले लागू हुआ है, लेकिन उस समय यहाँ पे पुर्तगाली शासन था। ओके, तो ये चीज़ ध्यान देना है। यहाँ पे बात हो रहा है UCC का, तो देख लीजिए कि हमारे संविधान में इससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 44 आता है जो बताता है UCC के बारे में। ओके, इसका उद्देश्य क्या क्या है? धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों को लिए व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करना है। यानी कि अपने ऊपर भी हमने बताया आपको, आपने देखा है कि किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, आपके ऊपर समान नियम लागू होंगे, चाहे वो विवाह से हो, तलाक से हो, विरासत में कोई बात हो, गोद लेने से रिलेटेड हो या फिर कोई उत्तराधिकार की बात हो, सब पे समान नियम लागू होगा। और यह प्रावधान जो है DPSP में आता है, जो हमारा संविधान है उसमें एक पार्ट है DPSP, जो कि हमारे भाग 4 में आता है, आपने पढ़ा होगा। इसे हम लोग बोलते हैं DPSP, जिसमें इसकी प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 44 होगा जो UCC के बारे में बताएगा। ओके, गोवा भारत का पहला राज्य था जहाँ पे ये लागू हुआ था, हमने देखा है। उत्तराखंड भारत का पहला बना है जो आज़ादी के बाद इसको लागू किया है। ओके, हमने यहाँ पे देख लिया संविधान में इसके बारे में प्रावधान है, और हमने देखा यहाँ पे गोवा के बारे में। तो आप ये भी देख लीजिए कि गोवा जो है आज़ाद कब हुआ था भारत में। ओके, तो ये हुआ था 19 दिसंबर को 1961 में, और इजली नहीं हो गया था ये आज़ाद। ये हुआ था ऑपरेशन विजय के द्वारा। जब पुर्तगाली यहाँ से नहीं जा रहे थे तो भारत के द्वारा यहाँ पे भारत की तीनों सेनाएं गई और ऑपरेशन विजय चला करके इसको अपने भारत में आज़ाद करवाया सबसे पहली बात। उसके बाद बहुत सालों के बाद कब 30 मई 1987 को इसको भारत में एक पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया। उस समय ये बना था भारत का 25वां राज्य। ओके, यानी कि आज़ादी मिली 19 दिसंबर 1961 को, और भारत का ये पूर्ण अंग बना 30 मई 1987 को। ओके, अभी हमने यहाँ पे देखा है DPSP के बारे में। DPSP को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो होते हैं सरकार पे बाध्यकारी नहीं होते हैं, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट है, अगर इसका हनन होता है तो हम सरकार पे दबाव बना सकते हैं। और ये जो DPSP है, अगर ये सरकार नहीं करती है तो हम इस पे दबाव नहीं बना सकते हैं। ओके, सरकार इसके लिए फ्री होता है, वो चाहे तो वो जो चीज़ DPSP में दिया हुआ है वो चाहे तो लागू करे या ना करे। ओके, तो ये जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में है DPSP, जो कि हमारे भाग नंबर 4 में आता है। ओके, तो ये रहा इसके बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? यानी कि 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे सही ऑप्शन है C 139। ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल में। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर परंपरा के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किया है। किसके द्वारा दिया गया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। टोटल 139। इसमें क्या क्या शामिल है? 7 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 133 पद्मश्री है। ओके, इन सबको मिलाकर के हुआ है 139। सामान्यतः अगर बात करें एक वर्ष में कितना दिया जा सकता है ये पद्म पुरस्कार? टोटल 120, लेकिन अपवाद है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये नंबर हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि
एक वर्ष में कितने पद्म पुरस्कार दिए जा सकते हैं, तो वो होगा 120। ओके, लेकिन अपवाद के साथ। इस वर्ष पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं हैं और जो 13 है वो है मरणोपरांत, यानी कि जिनकी मृत्यु हो गई है उनको दिया गया है, ऐसे 13 लोग हैं। ये हो गया इसके बारे में। यहाँ पे बात हो रहा है पद्म पुरस्कार के बारे में, तो देख लीजिए इसके बारे में डिटेल में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ये एक तरह का नागरिक पुरस्कार है, मतलब कि कोई भी आम आदमी इस पुरस्कार को प्राप्त कर सकता है। और ऐसे ऐसे और कौन कौन से पुरस्कार हैं, एक है भारत रत्न और दूसरा है पद्म पुरस्कार। इन दोनों की स्थापना हुई थी 1954 में। ओके, और ये जो पद्म पुरस्कार है शुरू में इसका एक अलग नाम था। क्या नाम था? पद्म विभूषण पुरस्कार के रूप में इसको हम लोग जानते थे। इसमें 3 वर्ग बनाया गया था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। इसको चेंज किया गया कब? 8 जनवरी 1955 को। और फिर इसमें नया जोड़ा गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ओके, यानी कि स्टार्टिंग से नहीं दिया जा रहा है, स्टार्टिंग में सिर्फ पद्म पुरस्कार था जिसमें वर्ग बना हुआ था। ये चेंज होकर के 1955 में ये तीनों नाम आया है पिक्चर में। ओके, अगर बात करें भारत रत्न का, तो ये जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्म श्री। ये जो सीक्वेंस है कई बार हमारे एग्जाम में पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे टॉप पे कौन है, उसके बाद दूसरे पे कौन है, फिर तीसरे पे कौन है और फिर चौथे पे कौन है। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। भारत रत्न और जो पद्म पुरस्कार है ये हर वर्ष, यानी कि ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। भारत रत्न के मामले में अगर बात करें तो व्यक्ति की जो नाम की संस्तुति होती है, यानी कि कैसे डिसाइड होता है कि किसको मिलेगा, ये स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। यानी कि पीएम के द्वारा डिसाइड होता है कि किसको दिया जाएगा भारत रत्न। वहीं अगर बात करें इसको कितनी बार दिया जाता है एक साल में, तो सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को मैक्सिमम दिया जा सकता है एक वर्ष में। ओके, तो ये हो गया भारत रत्न के बारे में। यहाँ पे देखिए पद्म पुरस्कार के बारे में, इसके जो विजेता बनते हैं इनके नाम की संस्तुति कौन करता है, तो बनाई जाती है एक पद्म पुरस्कार समिति। इसके द्वारा इसका नाम मतलब डिसाइड होता है कि किसको मिलेगा। ओके, और ये जो समिति है ये अपना रिपोर्ट देती है किसको? प्रधानमंत्री को, और फाइनली फिर मिलता है किसको? राष्ट्रपति को। और इसको हमने ऊपर देखा है कि एक साल में 120 से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं। ओके, अगर बात करें इन पुरस्कारों के बारे में, कैसे पता चलेगा कि किसको पद्म विभूषण मिल रहा है, किसको पद्म भूषण मिलेगा और किसको पद्म श्री, तो देखिए अगर आपको पद्म विभूषण मिला है तो नो डाउट आपने कोई असाधारण और विशिष्ट सेवा किया हुआ है। और अगर पद्म भूषण मिल रहा है तो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा आपने किया है तब आपको मिल रहा है। और अगर पद्म श्री मिल रहा है तो ये विशिष्ट सेवा के लिए। ओके, ये हो गया डिटेल से पद्म पुरस्कार और भारत रत्न जो पुरस्कार है इनके बारे में। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ और पता होना चाहिए कि यह जो पुरस्कार है क्या एक उपाधि है। आपने पढ़ा होगा संविधान में एक अनुच्छेद है, कौन सा? अनुच्छेद 18। ये कहता है कि हमारे भारत में अब से किसी को भी कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। तो क्या ये एक उपाधि है? ये कोई उल्लंघन तो नहीं कर रहा है हमारे संविधान के अनुच्छेद 18 में? क्योंकि एग्जाम में हमारे कई बार पूछता ये भी है कि जो ये है उपाधियों का अंत है ये कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 18 में है। तो जी नहीं, ये उल्लंघन नहीं करता है। ये कब डिसाइड हुआ था? 1995 में एक केस हुआ था बालाजी राघव बनाम भारत संघ के खिलाफ। तो उसमें ये डिसाइड हुआ किसके द्वारा? 5 न्यायाधीशों की एक पीठ बनाई गई जिसने डिसाइड किया कि ये जो अनुच्छेद 18 के अनुसार भारत रत्न और पद्म पुरस्कार है ये कोई उपाधि नहीं है, इन्हें सरकार द्वारा प्रदान किया जा सकता है। ओके, तो ये थोड़ा सा डिबेट रहता है, ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में पिरोटन टापू चर्चा में रहा, यह किस राज्य में है? यहाँ पे एक बात हो रहा है एक टापू का, तो अभी चर्चा में बना हुआ है। वैसे तो ये स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर चर्चा में है तो ये हमारे करंट में आ जाते हैं। नाम है पिरोटन टापू, तो बताइए कि ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है सी, गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है। देखिए इसके बारे में डिटेल में। गुजरात के जामनगर शहर के समीप समुद्र में स्थित पिरोटन टापू की सैर के लिए आगामी 6 फरवरी से सशर्त मंजूरी दी गई है। यही वजह है कि ये चर्चे में बना हुआ है। वन विभाग के अनुसार एक साथ 100 से अधिक यात्री यहाँ पे नहीं जा सकेंगे। ओके, और इस पर कब से प्रतिबंध लगाया गया है? 2017 से। इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब इसको खोला जा रहा है, लेकिन एक लिमिट, एक शर्त के अनुसार कि यहाँ पे 100 से अधिक लोग नहीं जाएंगे। और इसमें मैंग्रोव और कम ज्वार वाले समुद्र तट है
जिसका क्षेत्रफल कितना है, 3 वर्ग किलोमीटर है। मैप में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये गुजरात का जामनगर है और इससे यहाँ पे इस दिशा में ये द्वीप है। ओके, दिखने में कुछ ऐसा है। यहाँ पे बात हो रहा है, आप देखो यहाँ पे मैंग्रोव। आपको पता है भारत में मैंग्रोव सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है, बंगाल में, जिसको हम लोग बोलते हैं सुंदरवन। इसको हम लोग बोलते हैं सुंदरवन। और यहीं पे भारत में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, मैंग्रोव वन। ओके, ये जो मैंग्रोव वन होते हैं, ये जो मान लो यहाँ पे ऐसे लैंड एरिया है और यहाँ पे ये समुद्र एरिया है, तो जहाँ पे ये मिलन बिंदु होता है यहीं पे ये पौधे पाए जाते हैं। ओके, ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ये है पश्चिम बंगाल में। पहले पे है पश्चिम बंगाल में, दूसरे पे है गुजरात में, तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा है अंडमान एंड निकोबार में, चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा है आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में, और पाँचवें नंबर पे सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। ओके, और इसको संरक्षित करने के लिए एक डेट डिसाइड किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, वो है 26 जुलाई। ओके, तो ये हमने बता दिया शॉर्ट में मैंग्रोव के बारे में। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में कितने देश ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में शामिल हुए हैं। यानी कि ये जो ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप है, इसमें कुछ हाल ही में नए देश शामिल हुए हैं। तो बताइए कि कितने देश शामिल हुए हैं। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो टोटल शामिल हुए हैं 7 देश। कौन कौन से, देखिए इसके बारे में। WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक में 7, देखिए यहाँ पे 7 और देश ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप में जुड़ गए हैं। यानी कि 7 देश कौन कौन से हैं वो, अंगोला, बांग्लादेश, गैबोन, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल और तंजानिया। आपको सबका नाम नहीं याद रखना है, बस आपको ये नंबर पता होना चाहिए कि टोटल कितने देश। ओके, अब इस पहल में शामिल होने वाले देशों की संख्या कितनी हो गई है, टोटल 25 हो गई है। ये देश जो है क्या काम करते हैं सब मिल करके, वैश्विक प्लास्टिक कचरे को कम करने, टिकाऊ सामग्रियों को बढ़ावा देने और रिसाइकलिंग सिस्टम में मजबूत जो सिस्टम होना चाहिए उसको ये पहल को आगे बढ़ाते हैं। ओके, अगर इसको शॉर्ट में बोलते हैं GPAP, और अब तक ये $3.1 बिलियन का निवेश जुटा चुका है। ओके, यानी कि ये अच्छे लेवल पे काम कर रहा है। ये अगर बात करें इसके बारे में हम डिटेल में, तो इसको आधिकारिक तौर पर सितंबर 2018 में किसके द्वारा शुरू किया गया था, वर्ल्ड इन्वायरमेंट फोरम के द्वारा। ओके, GPAP का जो लक्ष्य है वो प्लास्टिक प्रबंधन के लिए सर्कुलर सिस्टम को अपनाना है, जो लैंडफिल से निकलने वाली जो मीथेन हानिकारक गैस है इसको कम करना है। मीथेन क्यों, क्योंकि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड से भी 80 गुना अधिक खतरनाक होती है। हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक खतरनाक गैस कौन सी है, तो ऑप्शन में मीथेन भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। तो ध्यान दीजिए 80 गुना ज़्यादा हानिकारक है मीथेन। ओके, इस पहल का जो उद्देश्य है वो ये है कि ग्रीन जॉब्स को बढ़ावा देना है, जिसमें 2030 तक ये लक्ष्य है कि वैश्विक स्तर पर 6 मिलियन नई नौकरियां पैदा की जाए। साथ ही साथ इसका ये भी लक्ष्य है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने 9वें नंबर का जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। यानी कि जो 9वें नंबर का जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज का टूर्नामेंट है, ये किस भारतीय ग्रैंड मास्टर के द्वारा जीता गया है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये जीता गया है D इंडियन पन्नीर सेल्वम के द्वारा। ओके, देखिए इनके बारे में डिटेल में, ये इनकी फोटो है। भारतीय ग्रैंड मास्टर इंडियन पन्नीर सेल्वम ने कहाँ पे ये हुआ था, मलेशिया में आयोजित 9वें नंबर का जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। अंतिम राउंड में इन्होंने किसको हराया है, वियतनाम के ग्रैंड मास्टर गुयेन वान ह्यू को। ओके, ये मात्र 22 वर्ष के हैं और ये भारत के तमिलनाडु राज्य के निवासी हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट के बारे में, तो इसमें टोटल 8 देशों के 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें विजयी रहे हैं भारत के ग्रैंड मास्टर इंडियन पन्नीर सेल्वम जी। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में कौन सा देश अपनी पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सबमर्सिबल को लॉन्च करेगा। ओके, तो बताइए कि कौन सा देश करेगा। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये करने वाला है अपना प्यारा भारत। ओके, D, देखिए इसके बारे में डिटेल में। भारत ने अपनी पहली जो ह्यूमन अंडर वाटर सबमर्सिबल है वो तैयार कर ली है, जो कि अभी शुरुआत में 500 मीटर की गहराई तक जाएगी। और ये किस मिशन के तहत बनाया गया है, गहरे महासागर मिशन के तहत।
और प्लानिंग है कि अगले वर्ष तक इसको हम 6000 मीटर की गहराई तक पहुंचा पाएँ। ये जो मिशन है इसका लक्ष्य ये है कि हमें दुर्लभ खनिजों, धातुओं और समुद्री जैव विविधता जैसे महत्वपूर्ण समुद्री संसाधनों को उजागर करना है। साथ ही साथ ये भी लक्ष्य है कि भारत की जो नीली अर्थव्यवस्था है उसको आगे बढ़ाया जाए और टिकाऊ मत्स्य पालन और जैव विविधता संरक्षण में योगदान दिया जाए। ओके, तो ये फ़ायदा है इस मिशन का। देखते हैं आगे कैसे क्या होगा, जैसा भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में माइकल मार्टिन दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो क्या नाम है इनका? माइकल मार्टिन। तो बताइए कि ये किस देश के दोबारा पीएम बने हैं? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये दोस्तों बने हैं ए आयरलैंड देश के। देखिए इनके बारे में डिटेल में। माइकल मार्टिन को दूसरी बार आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। इससे पहले ये 2020 से 2022 तक यहाँ के पीएम थे। अगर हम बात करें आयरलैंड की संसद के बारे में, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओइरिच टास। क्या बोलते हैं? ओइरिच टास। और यह एक द्विसदनी सदन है। ओके, यानी कि जैसे हमारे वहाँ लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही यहाँ पे भी 2 सदन है। जो हमारे यहाँ पे ऊपरी सदन है लोकसभा, वैसे ही यहाँ पे जो ऊपरी सदन है उसको बोलते हैं एरेन, यानी कि सीनेट। और जो निचली सदन है, जैसे हमारे वहाँ राज्यसभा है, वैसे ही यहाँ पे जो सदन है उसको बोलते हैं डेल। ओके, इस देश की राजधानी वो है डबलिन। यहाँ की मुद्रा है यूरो। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिंगिस। और ये अभी नए नए प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन। और ये इनकी फ़ोटो है। अगर हम इस देश की बात करें तो ये बिल्कुल आपको दिखेगा इंग्लैंड के लेफ्ट साइड में है। ओके, और इस मैप के अगर हम जूम करें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इंग्लैंड में वेल्स और स्कॉटलैंड जब साथ में रहते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ओके, वहीं जब इसमें आयरलैंड का नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल हो जाता है तो ये बन जाता है यूके। ओके, और अगर सब कुछ इसमें शामिल हो जाए तब ये बनता है ब्रिटिश आइलैंड। ओके, तो ये रहा, इस मैप के भी बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्या पता एग्जाम में कब कहाँ से क्या पूछ दे। ओके, चलिए अब चलते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे आप, यहाँ पे बात हो रहा है अगर आयरलैंड का, तो आयरलैंड से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल किया गया है। तो जो हमने अभी ऊपर देखा है DPSP, ये हमने आयरलैंड से ही लिया हुआ है। और हमारे भारत में राष्ट्रपति का जो भी चुनावी प्रक्रिया है वो हमने इसी देश से लिया हुआ है। ओके, तो ये 2 चीज़ कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड देश से लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कुल कितनी झांकियां देखने को मिली थी? यानी कि जो 2025 का गणतंत्र दिवस का परेड था, इसमें कितनी झांकियां थी टोटल आपको ये बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो टोटल थी वहाँ पे बी 26 झांकियाँ। ओके, 26। देखिए इसके बारे में डिटेल में। इस साल परेड में भाग लेने के लिए 26 झांकियों का चयन किया गया था, जिसमें 16 राज्यों का था और 10 केंद्रीय मंत्रालयों का था। ओके, प्रत्येक झांकी जो है अपने क्षेत्र या क्षेत्र की अनूठी संस्कृति और उपलब्धियों को दर्शाती है। गणतंत्र दिवस 2025 के लिए जो थीम था वो है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये थीम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार थीम पूछ देता है किसी भी इवेंट का। ओके, हम बात करें इन झांकियों के विषय वस्तु का निर्धारण कौन करता है, तो वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और इन झांकियों का जो प्रदर्शन शुरू हुआ था ये सबसे पहली बार 1950 में भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को आयोजित किया गया था। उसके बाद से ये हर गणतंत्र दिवस पे किया जाता है। आपको पता होगा कि जो गणतंत्र दिवस है ये क्यों मनाया जाता है, तो 26 जनवरी 1950 को ही हमारे देश में संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। ओके, यानी कि इस दिन से हमारे देश का जो संचालन है वो अपने खुद के नियम कानून से होना स्टार्ट हो गया था। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? बार बार एग्जाम में पूछता है कि पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की, तो वो हुआ था 9 दिसंबर को 1946 में। ओके, और जो हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था वो 2 साल 11 माह 18 दिन में बनके तैयार हो गया था। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया है? तो भारत का पहला है, इसलिए जानना इम्पोर्टेंट है।
सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये पेश किया गया है ए सरला एविएशन के द्वारा। ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल में। बेंगलुरु स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप, जिसका नाम है शून्य, इसको पेश किया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय शहरों में यातायात जाम और प्रदूषण को कम करना। यहाँ पे इसकी आप फोटो देख सकते हो। शून्य को 20 से 30 किलोमीटर की छोटी यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसकी यात्रा कितनी होगी? लिमिटेड 20 से 30 किलोमीटर। और इसकी जो अधिकतम क्षमता है भार उठाने की वो होगी 680 किलोग्राम की। साथ ही साथ इसमें 6 यात्री भी शामिल हो सकते हैं। और यह विमान किस गति से चल सकता है? 250 किलोमीटर पर आवर। ओके, सरला जो एविएशन है इसको लागू करने की योजना बना रहा है 2028 तक, जिसका नाम है शून्य। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट था, आपको नाम पता होना चाहिए। हो सकता है आपके एग्जाम में सिर्फ नाम ही पूछ दे कि उसका नाम क्या रखा गया है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 47T-72 ब्रिज लेइंग टैंक के लिए किस कंपनी के साथ 1561 करोड़ का अनुबंध किया है? यानी कि ये जो टैंक है जिसका नाम है 47T-72 ब्रिज लेइंग, ये किस कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये बनाया जाएगा बी भारी वाहन निर्माण के द्वारा। ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल में। रक्षा मंत्रालय ने इस टैंक को बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की एक इकाई है हैवी व्हीकल फैक्ट्री, इसके साथ। ओके, इसको बनाने में इतने रुपए का यहाँ पे खर्चा आने वाला है। और इससे फ़ायदा क्या होगा? यांत्रिक फोर्स द्वारा आक्रामक या रक्षात्मक अभियानों के दौरान पुलों का निर्माण करने के लिए आसानी हो जाएगा। ओके, तो ये फ़ायदा होगा इस टैंक का। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में राजस्थान के पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का नाम क्या कर दिया गया है? यानी कि पहले इसका नाम था पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, तो अब इसका नाम क्या रख दिया गया है आपको बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसका नाम कर दिया गया है बी राम जल सेतु लिंक परियोजना। ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल में। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का नाम बदल करके क्या रख दिया है? राम जल सेतु लिंक परियोजना। ओके, यह एक अंतर राज्य नदी जोड़ो परियोजना है जिसे पार्वती, नेवज, काली सिंध नदियों के अधिशेष जल को मध्य प्रदेश में चंबल नदी और आगे राजस्थान में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जल बंटवारा करना और जल विनिमय को संबोधित करना। ओके, यहाँ पे कौन कौन सी नदियों के बारे में बात हुआ है? चंबल नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी। ओके, इन तीन के बारे में बात हुआ है। तो ये जो चंबल नदी है ये कहाँ से निकलती है? सिंगार चौरी चोटी जो कि विंध्य पर्वत पे है, यानी कि मध्य प्रदेश से। तो जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? बनास, काली सिंध, शिप्रा और पार्वती। यहाँ पे बात हो रही है पार्वती नदी की भी, तो ये निकलती है विंध्यन रेंज से जो कि सीहोर जिला एमपी में पड़ता है। यहाँ पे एक और है काली सिंध नदी, तो ये कहाँ से निकल रही है? बागली, देवास जिला मध्य प्रदेश से। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? परवान, नेवज और आहू। यहाँ पे बात हो रहा है कि इसका नाम कर दिया गया है राम जल सेतु। ओके, आपको पता होगा कि हमारे भारत में तमिलनाडु के पास और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे राम सेतु है। ओके, और ये जो राम सेतु है भारत में पंबन द्वीप से लेकर के श्रीलंका में मन्नार द्वीप तक जाता है। ओके, तो आपको बताना है कि इसके इस साइड में यहाँ पे एक जल संधि है, उसका नाम क्या है? ओके, यानी कि आपको सिंपली ये बताना है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है। ओके, तो आपको ये कमेंट करके बताना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किस देश ने अपने शहर माले अदुमीम का नाम बदल करके ट्रंप 1 रखा है? यानी कि कौन से देश का जो शहर है माले अदुमीम, अब ये जाना जाएगा ट्रंप 1 नाम से। ओके, तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये स्थित है डी इजराइल में। कहाँ पे है? इजराइल देश में है। देखिए इसके बारे में डिटेल में। यहूदियों के एक इजरायली शहर माले अदुमीम के मेयर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में नगर पालिका के एक महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्र का नाम बदल करके क्या रख दिया है? ट्रंप 1। ओके, शॉर्ट में T1। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी ट्रंप के नाम पर एक गोलान कम्युनिटी भी रखा गया है
2019 में ट्रंप द्वारा गोलान हाइट्स पर इजराइल के अधिकार को मान्यता दिए जाने के बाद इजराइल ने उनके सम्मान में कम्युनिटी का नाम रमत ट्रंप रखा था। ओके, किस देश की बात हो रही है? इजराइल देश की। आप यहाँ पे इसका मैप देख सकते हो। मैप में देखो, यहाँ पे है गाजा स्ट्रिप, जहाँ पे हमेशा इजराइल से कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहीं पे है डेड सी, यानी कि मृत सागर। ये किन दो देशों के बीच में है? जॉर्डन और इजराइल के बीच में। और ऊपर देखिए यहाँ पे है सी ऑफ गलीली। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस देश में है, ये भी इजराइल में। और एक क्षेत्र है वेस्ट बैंक, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि वेस्ट बैंक जो क्षेत्र है वो किस देश में स्थित है, तो ये इजराइल में स्थित है। तो ये हो गया इजराइल के भी बारे में, आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो। ओके, यहाँ पे है गल्फ ऑफ अकाबा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो किसकी बात हो रही है? फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की। तो बताइए कि कौन से देश में होने वाला है? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये होने वाला है डी, अपने प्यारे भारत में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। 2025 में भारत जो है प्रतिष्ठित फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है, जो कि यहाँ पे 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। पिछले वर्ष 2023 में रजत पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने थे? आर प्रज्ञा नंदा जी, क्योंकि इनको फाइनल में किनके द्वारा हार मिली थी? मैग्नस कार्लसन के द्वारा। अगर बात करें इसको सबसे पहली बार भारत के किस खिलाड़ी ने जीता था, तो वो थे विश्वनाथ आनंद जी, जो इसको जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। इन्होंने इसको लगातार 2 बार जीता था, सन 2000 में और 2002 में। ओके, तो ये रहा फीडे शतरंज विश्व कप के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो किसकी बात हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के बारे में। तो बताइए कि ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये किया गया है ए, कोलकाता में। कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वें नंबर का जो संस्करण है वो कोलकाता के नंदन में आयोजित किया गया है। यह महोत्सव 22 जनवरी से 28 जनवरी तक चला है। इस महोत्सव में 30 देशों की 116 फिल्में दिखाई गई थीं। इस महोत्सव में बच्चों के लिए हॉग वर्ल्ड और जुरासिक वर्ल्ड जैसी फिल्में दिखाई गई थीं। इस साल की जो थीम है वो है फैंटेसी। ओके, तो ये रहा इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो किसकी बात हो रही है? 38वें नंबर की राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे होने वाला है? भारत के किस राज्य में होने वाला है? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये इस बार होने वाला है सी, उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। भारतीय ओलंपिक संघ ने 38वें नंबर का ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों के लिए किस राज्य को चुना है? उत्तराखंड को। यहाँ पे इसका आयोजन होगा 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। पिछली बार ये किस राज्य में हुआ था? गोवा में हुआ था। इसका जो सबसे पहला संस्करण हुआ था वो 1924 में लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पे आयोजन किया गया था। और भारत में 1940 जो आज का बॉम्बे है यानी कि मुंबई, यहाँ पे 9वें संस्करण के दौरान आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय खेल कर दिया गया था। यानी कि जो नेशनल गेम इसका नाम रखा गया है 1940 में रखा गया था। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? यानी कि जो ये इंडेक्स है, नाम है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, 2025 में रैंकिंग क्या है भारत की? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, इस बार भारत का रैंकिंग है डी, चौथे नंबर पे, 4th। ओके, ये क्या है देखिए इसके बारे में डिटेल में। ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स है 2025, इसके अनुसार भारत को यूएसए, रूस, चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश माना गया है। ओके, और इस रैंकिंग में भूटान को सबसे नीचे स्थान मिला है, 145 नंबर पे भूटान देश है। यहाँ पे 4 देश आप देख सकते हो, अमेरिका, रूस, चीन और भारत। इसके बाद है दक्षिण कोरिया। यहाँ पर अगर बात करें हम इस इंडेक्स के बारे में, तो ये जो इंडेक्स है शुरू हुआ था 2006 से। ओके, कौन पब्लिश करता है इसको? ग्लोबल फायर पावर .com वेबसाइट। ओके, इसमें टोटल 145 देशों की जो सैन्य शक्ति है, इसकी तुलना भूमि, समुद्र और हवा में युद्ध करने के लिए उनकी क्षमताओं के आधार पर किया जाता है। बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसमें किसी भी देश की जो परमाणु हथियार क्षमता है इसको शामिल नहीं किया जाता है। ओके, तो
तो भारत जो है इस बार किस रैंकिंग पे है? चौथे नंबर पे है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? वर्ष 2025 के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का जो पुरुष सिंगल खिताब है किसने जीता है? ओके, तो बताइए कि इस बार ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता है पुरुष सिंगल में? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये जीता गया है बी जैनिक सिनर के द्वारा। ओके, देखिए यहाँ पे डिटेल में इसके बारे में। इटली के जैनिक सिनर कौन जीता है? इटली के जैनिक सिनर। ये हो गया पुरुषों में। अगर बात करें महिलाओं में तो यूएसए की मैडिसन कीज ने ये खिताब जीता है। 2024 ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है एकल विजेता जैनिक सिनर ने अपने ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया है, यानी कि पिछली बार भी इन्हीं के द्वारा ये खिताब जीता गया था। यह जैनिक सिनर का तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है, यानी कि ये जो ग्रैंड स्लैम होता है ये तीसरी बार जीतने वाले हैं जैनिक सिनर। ओके, तो ये कौन सा ग्रैंड स्लैम था? ऑस्ट्रेलिया ओपन। ओके, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है कैलेंडर वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, यानी कि कौन कौन सा और ग्रैंड स्लैम होता है? एक होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और दूसरा होता है यूएस ओपन। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि पहला जो है ग्रैंड स्लैम कौन होता है, तो वो होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ओके, पहला ऑस्ट्रेलिया जो ओपन हुआ था वो 1905 में ऑस्ट्रेलेशिया ओपन के रूप में शुरू हुआ था, यानी कि पहले इसको हम लोग इस नाम से जानते थे। 1927 में इसका नाम बदल करके ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप और जो आज का नाम है 1969 में रखा गया था। यह प्रतियोगिता जो है 1987 तक किस पे खेला जाता था? घास के कोर्ट पर, लेकिन इसको 1988 से किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर। ओके, तो ये हो गया इसके बारे में। इस प्रतियोगिता की अगर बात करें तो इसमें सबसे सफल खिलाड़ी कौन कौन रहे हैं? तो अगर पुरुषों की बात करें तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, जो कि इसको 10 बार जीत चुके हैं। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो यूएसए की एक महिला खिलाड़ी है सेरेना विलियम्स, इन्होंने इसको 7 बार जीता है। तो ये दोनों लोग इसके सफल खिलाड़ी हैं। ओके, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो और आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करके आप अपना रिव्यू हमें बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।